is brought to you by Kuku FM. Download the app now. कुछ कहावतें घिस चुकी होती हैं, इसके बावजूद मौजूद होती हैं। जैसे हिंदुस्तान के संदर्भ में ये कहा जाना कि यहाँ पर पॉलिटिक्स, सिनेमा और क्रिकेट हर चीज़ ड्राइव करते हैं। तो क्या हुआ जो हम और आप पूरी मासूमियत के साथ स्क्रीन की तरफ या कभी कभार स्टेडियम में अपने गले की सब ताकतों को परखते हुए चीखते हैं उन नीली जर्सी वालों के लिए जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ जो किसी रोज़ हमें पता चलता है कि जिसे हम टीम इंडिया मानते हैं वो दरअसल चेन्नई में रजिस्टर्ड एक संस्था है जिसके नीति नियंताओं ने देश का बाना तो ओढ़ लिया, लेकिन उनकी अपनी नीतियां हैं और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सब कुछ गोलमोल है। और फिर एक रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलती है और हमें पता चलता है कि एक ऐसे शख्स को क्रिकेट में सुधार के लिए जिम्मा दिया गया है जो इस देश का सबसे बड़ा एग्जामिनर रह चुका है। तो क्या हुआ उन 3-4 वर्षों के दरमियान? जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रेकमेंडेशंस, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और बीसीसीआई का ओल्ड गार्ड, कुछ परिवारों, कुछ संस्थाओं की बपौती सा जो बन गया था, क्या उसमें कुछ सुधार हो पाए? हम और आप क्रिकेट देखते हैं और हमारी और आपकी दीवानगी के नाम पर ही क्रिकेट अरबों खरबों का कारोबार भी बन चुका है। ऐसे में इन सारे सवालों के जवाब हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दी ललन टॉप के किताब वाला की हुई है कुकू एफएम के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। किताब वाला के इस एपिसोड में इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, उस शख्स से बात करेंगे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा या कहें कि एक्शन में रहा। किताब वाला में आज की किताब नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, इसे लिखा है विनोद राय ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI, रूपा पब्लिकेशंस ने किताब को छापा है। 595 रुपये कीमत है। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया आप अपने शो पे। हम लोगों के लिए क्रिकेट के बारे में जानना वैसा होता है जैसे हम लोग एक बहुत पुराने मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं और गर्भगृह को हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं, लेकिन वहाँ अंदर खाने क्या होता है। स्काइप की मीटिंग्स में, ईमेल में आपने काफ़ी कुछ बातें, सब तो नहीं, आपने खुद भी लिखा कि मैंने सब कुछ नहीं उगाड़ा, इसमें लिख के रख दिया। सबसे पहले मैं किताब के टाइटल का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये शायद एक टीवी पर चले टिकट जैसा कुछ था जो आपने एक इंस्टेंट रिएक्शन दी थी एयरपोर्ट से। जी नहीं, ऐसा हुआ। नाइट वॉचमैन आम जनता समझते हैं, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं इस देश में वो लोग जानते हैं नाइट वॉचमैन क्या होता है। नाइट वॉचमैन एक रेगुलर बैट्समैन नहीं है, वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। तो होता क्या है कि मान लीजिए दिन के इनिंग्स ख़त्म होने वाले हैं, 3-4 ओवर बच गए, लेकिन एक विकेट फॉल कर जाता है। तो जब विकेट गिरता है तो फ्रेश नए बैट्समैन को या रेगुलर बैट्समैन को नहीं भेजा जाता है, इसलिए कि मान लीजिए उसको उस टाइम फेस करना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन फिर फेस करना पड़ेगा, तो सेटल डाउन करने में शायद उसको दिक्कत आ सकती है। उसलिए एक नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है जो आज 1 ओवर खेलेगा, 2 ओवर खेलेगा और कल सुबह शुरू करेगा और शायद आउट हो जाए जल्दी से, उसके बाद रेगुलर बैट्समैन स्टॉप गैप समझ लीजिए। बिल्कुल। और तो हुआ क्या कि मैं एयरपोर्ट पे था और किसी जर्नलिस्ट ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बोल रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है कि एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेगी जो कि BCCI को एडमिनिस्टर करेगी और उसके चेयरमैन आप रहेंगे। और ये बात मेरे जहन में आई नहीं क्योंकि मेरे से पूछा गया था और उस टाइम आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी। केरला में एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल करके, जिसमें बहुत कीमती जवाहरात और बहुत सारी ट्रेजर्स थे, उसका ऑडिट करने के लिए। और दूसरे एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी एक कमेटी बनी थी जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा था। तो उस टाइम मैंने कहा था टाइम की शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसी और का नाम सजेस्ट किया गया था BCCI के लिए। कोई बात रही होगी कोर्ट में, वो नाम नहीं एक्सेप्ट किया गया और मेरा नाम सामने आया। तो जहाँ तक मेरा रिएक्शन था, मैंने कहा कि इट्स ह्यूज ऑनर कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट करे।
लेकिन मैंने उस टाइम अपना रोल एक नाइट वॉचमैन का इसलिए देखा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर दिया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन को खाली इम्प्लीमेंट करने की बात थी और 30 जनवरी की ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। मैंने सोचा 6 महीने 8 महीने लगेंगे और ये हम लोग परसुएट करेंगे स्टेट एसोसिएशंस को, BCCI कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का। आखिरकार ये आदेश किसका था? द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो और कोई उसके अवहेलना करे, ये तो हम लोग के जहन से तो बाहर है ये बात। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अक्टूबर तक, हद से हद दिसंबर तक ये हो जाए, काम हो जाएगा। उसीलिए मैंने अपने आप को एक नाइट वॉचमैन कहा। आप जब ये बता रहे थे तो मुझे किताब में ही आपने जिक्र किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जर्नलिस्ट का सवाल अबाउट द डेडलाइन, आपका रिस्पांस और फिर उनके चेहरे पे स्मर्क। मेरे को बहुत ताजुब हुआ उनका स्मर्क देख के, क्योंकि जब मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि कब तक, क्या समझते हैं आप, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? तो उन्होंने 6 महीने 8 महीने, अक्टूबर तो हो जाएगा हद से हद, हाँ बाय द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर में हम लोग कर रहे हैं। तब उनके चेहरे पे ये स्मर्क सा आया, एक मुस्कान आई और मेरे को बहुत ताजुब हुआ कि क्यों ऐसे क्यों, मतलब वो मानने को तो शायद तैयार नहीं थे वो। और मैं सोचता रहा, लेकिन उस टाइम उस मुस्कान की सिग्निफिकेंस मैं समझ नहीं पाया था। उनको शायद ये अंदाज़ा था कि ये जो सो कॉल्ड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनमें इतनी हिम्मत भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाने की दम दिखाएं और बार बार पिटीशंस फाइल करके इसको लटकाते रहें, उलझाते रहें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने का मामला हो या दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेशन को। इनफैक्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा तो एक केस में आखिरी तक विरोध करते रहे और उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। Yes. उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, ये मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने 15-20 साल कवर किया होगा BCCI को, जो मैंने नहीं किया था, तो समझते थे उसकी खासियत, लेकिन मेरे को वो बात नहीं उस टाइम समझ आई थी। आपने किताब की शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया है, डेथ ऑफ अ जेंटलमैन। आपने ये भी लिखा है कि एक मुरीद के तौर पर, प्रशंसक के तौर पर मैं क्रिकेट को देखता रहा। जब ये असाइनमेंट आपको मिला तो आपने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे? मेंटली हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? देखिए, शुरू दिन से आप और हम, इस देश की करीब सारी पॉपुलेशन क्रिकेट देखती है, पसंद करती है क्रिकेट को बड़ी क्लोजली फॉलो करती है। और मैं तो क्रिकेट को फॉलो करते आया अपने स्कूल डेज से। शायद उस टाइम आपकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी। पॉली उमरेकर और संजय मंजरेकर के फादर विजय मंजरेकर हुआ करते थे उन दिनों। रिमार्केबल। मैं उस साल पैदा हुआ जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। आप बताइए उसके, और मैं ठीक उससे 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अर्ली 60s की, मैं 62-63 की बात कर रहा हूँ। और तब से मैंने क्रिकेट फॉलो किया है और क्रिकेट में रुचि रखी है, खेला भी था। हाँ, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, लेकिन जो शख्सियत इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके माइंड जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, ये मेरे को कभी भी समझ नहीं आया था। यू यूज़ द वर्ड कबाल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और फिर जो शुरुआती आपको गतिरोध झेलना पड़ा, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप 4 लोग थे, आप हेड कर रहे थे उस कमेटी को, डायना एलजी, रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमये। बहुत सारी बातें कही गई, आपने भी बहुत विस्तार से लिखा है। जिस तरह का आपको शौक महसूस हुआ, पहले आपको लगा कि एक अफवाह है रामचंद्र गुहा के इस्तीफे की खबर, फिर आपको एक बड़ा कर्ट सा ईमेल मिलता है, फिर लिमये भी छोड़ के जाते हैं। आप लोगों की आपसी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी, सब बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के थे, क्या मसले हुए थे? नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टीम बनाई, बहुत ही सोच समझ के टीम बनाई थी। जो 4 लोग चुने गए थे, उनका सबका बैकग्राउंड अलग अलग था, लेकिन उनके जो इनपुट्स आने थे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने सोच रखी थी बहुत अच्छी तरह। और क्रिकेट को समझने वाले, फॉलो करने वाले डायना एडल्जी और रामचंद्र गुहा जो थे, मतलब डायना ने खुद खेला था, शी इज़ आइकॉन बाय हरसेल्फ। रामचंद्र गुहा हिस्ट्री
एंड क्लोज फॉलो ऑफ क्रिकेट उन्होंने 40 साल से किया है। विक्रम और मैंने क्रिकेट फॉलो किया था, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेशन से उतने हम लोग नज़दीकी से हमने नहीं देखा था। देखिए, विक्रम का हटना तो कोई अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं था। विक्रम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, अभी तक वहीं पे हैं वो। लेकिन उस टाइम जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी थी, उन्होंने कहा कि देखिए, नो डाइवर्जेंस ऑफ अटेंशन या फोकस, आप बीसीसीआई का काम कर रहे हैं तो वो काम आपको नहीं सौंपा जाएगा। आप बीसीसीआई का काम छोड़ दीजिए, तब आपको फुल टाइम वो काम सौंपा जाएगा। बात बहुत सही थी, और तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का परमिशन लेके विक्रम को रिलीज़ किया। विक्रम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन देखिए, हर एक इंसान के लिए अपना अपना करियर इंपॉर्टेंट होता है, तो उस नाते विक्रम गए। विक्रम का जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि विक्रम जो है, जिसको आप फाइनेंशियल विज़र्ड कहिए या फाइनेंशियल प्रोफेशनल कहिए, तो विक्रम हमारे लिए एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर रहे थे बीसीसीआई के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उनका जाना हमारे लिए एक लॉस ज़रूर था। रामचंद्र गुहा का जाना सरप्राइज़ आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने हमारी मीटिंग्स में कभी इंडिकेशन नहीं दिया कि हमसे या तो डिसएग्री कर रहे हैं या उनका कुछ और हमसे अलग सोचना है। 2-3 बातें वो चाहते ज़रूर थे, जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा है कि ये स्टार कल्चर, और दूसरे जो कोचेस को और 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, इसको बंद करो। बात हम लोगों ने माना था। और देखिए, स्टार कल्चर का जहाँ तक सवाल है, स्टार किसी को बीसीसीआई नहीं बनाता है। स्टार कौन बनाता है? विराट कोहली को किसी ने स्टार बनाया तो किसने बनाया? बीसीसीआई नहीं बनाया, हम और आप बनाते हैं। जो पब्लिक विराट कोहली को या MS धोनी को खेलते हुए देखती है, वो उनको स्टार बनाती है। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट अगर किसी को पता चल जाए कि वो वानखेड़े स्टेडियम जा रहे हैं तो कोई बॉदर नहीं करेगा, लेकिन जनता को पता चल जाए कि विराट कोहली या MS धोनी प्रैक्टिस करने वानखेड़े स्टेडियम चले जा रहे हैं, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, ट्रैफिक जैम हो जाता है वहाँ पे, और ये हम लोग भुगत चुके हैं। अच्छा, कब? तो एक बार, हाँ, नहीं, मीटिंग की बात नहीं हुई। हम लोग को पुलिस से खबर आई कि आपने इन्फॉर्म हम लोग को नहीं किया कि MS धोनी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और MS धोनी गए, लोगों को पता चला है, वर्ड ऑफ माउथ, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया वानखेड़े के बाहर। तो मतलब अनप्लान्ड प्रैक्टिस रही होगी, वो गए होंगे। और नॉर्मली क्या होता है, प्लेयर्स जो होते हैं, टीम्स जो होती हैं, IPL की टीम्स होती हैं, उनका बीसीसीआई से टाई अप होता है या स्टेडियम मैनेजमेंट से टाई अप होता है, वो बता के अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, तब जाते हैं। लेकिन ये बात सही थी, किसी बीसीसीआई प्रेसिडेंट को देखने के लिए जनता कभी नहीं जाती है। तो स्टार कल्चर जो है वो बीसीसीआई नहीं बनाता है, स्टार बनाते हैं, पब्लिक बनाती है किसी को, और उसको आप ओवर नाइट या फोर्टनाइट में, 2 महीने में स्टार कल्चर आप कट डाउन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल था, जो रामचंद्र गुहा जी ने पॉइंट आउट किया, और बात तो उनकी बहुत सही थी कि 10 महीने के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कोचेस को, जिसमें कि बाकी 2 महीने वो IPL में भाग ले सकें, हिस्सा ले सकें। लेकिन मान लीजिए हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं कहूँ कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं कर्टेल कर रहा हूँ, तो वो अवैध साबित होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, उसके रिन्यूअल पे ही कुछ चेंजेस हो सकती हैं या उसको रद्द किया जा सकता है। मिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की थी, और किया भी क्या, जुलाई में या अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने के लिए आने, तो उस टाइम हम लोगों ने उसको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ, उनको बात, वो शायद सोच रहे थे कि फ़ौरन से इसको कर देना चाहिए था। देखिए, 2017 में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती किस बात की थी? सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2017 का IPL कंडक्ट करना, क्योंकि जो आपने कबाल या कहा या सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा, उनके कंट्रोल में जो स्टेडियम थे, वो स्टेडियम देने को तैयार नहीं थे IPL। They were not ready to cooperate. They were not ready to cooperate because आपने और राहुल जौहरी ने हर जगह का एक अल्टरनेटिव वेन्यू भी तैयार कर रखा था। हाँ, हमने और राहुल जौहरी और एक हम हेमंत अमीन हैं जो CEO हैं उसके IPL के, वेरी थॉरो प्रोफेशनल, उन लोगों ने एक बैकअप प्लान हर एक के लिए तैयार कर लिया था। और दूसरी चुनौती हमारे सामने थी कि ICC का
की मीटिंग होने वाली थी जिसमें फाइनेंशियल मॉडल, गवर्नेंस मॉडल डिस्कस हो रहा था, उसकी तैयारी विक्रम कर रहे थे क्योंकि वो हमको रिप्रेजेंट करने वहाँ गए थे। तीसरी चुनौती थी कि उसी साल चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली थी और बहुत लोगों की राय थी कि अगर ये फाइनेंशियल मॉडल हमारे अनुकूल नहीं हुआ, द बिग थ्री वाला नहीं हुआ, We'll come to that. हाँ, Yes. तो नहीं हुआ तो हमारी टीम को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों चुनौतियों से हम लोग जूझ रहे थे उस टाइम, जी। और इसीलिए मैंने ये बात कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जब रिन्यू होगा तो उसको देखी जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अनिल कुंबले के कोच रहने ना रहने का भी एक बड़ा टसल था आपके और रामचंद्र गुहा के बीच। जिस तरीके से उस इशू को हैंडल किया गया, आप लोगों के मतभेद थे क्या? मतभेद थे तो उन्होंने उनको व्यक्त नहीं किया। उनकी जो, क्योंकि उसके पहले वो तो रिज़ाइन कर गए थे। बात ऐसी हुई कि अनिल कुंबले तो लेजेंड हैं, मैं भी उनको बड़ा आइकॉन समझता हूँ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉलर्स, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और जब मैंने ज्वाइन किया और पता चला कि वो अनिल कुंबले कोच हैं तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई, राइट पर्सन टू बी अ कोच। लेकिन हम लोग को ये बात ये नहीं पता थी कि जुलाई में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा था। ये बात हम लोग को पता चली अप्रैल महीने में। और इस वजह, एक और वजह से ताजुब हुआ, क्योंकि नॉर्मली जितने कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देखे होंगे 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुंबले को 1 साल कुंबले साहब को 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया अभी तक मैं नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट उनको कॉल भी नहीं आई थी पहले राउंड में, बिल्कुल सही, कोच के एप्लीकेशन के दौरान उनकी कॉल नहीं आई थी, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। और बाद में जब वो कमिटी ने, जिसको क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, उनका नाम मंगवाया, जिसमें गांगुली, सचिन और वीवीएस लक्ष्मण थे उस कमेटी में। बड़ी अच्छी कमेटी थी, मतलब हमारे जनरेशन के आइकॉनिक प्लेयर्स थे, नो टू डाउट्स अबाउट दैट। तो उन्होंने उनका नाम मंगवाया और उस नाम को रेकमेंड किया। लेकिन नाम रेकमेंड करने के बाद 1 ही साल के लिए को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई एक्सटेंशन क्लॉज ना हो। रामचंद्र गुहा साहब की राय थी कि उनको एक्सटेंशन दिया जाए। शायद मेरी भी राय भी यही रही होगी कि उनको एक्सटेंशन दिया जाए, बिकॉज ही वॉज द राइट चॉइस। लेकिन विराट कोहली को ऐसा नहीं लगता था। आपकी सचिन तेंदुलकर से लंदन में क्या बात हुई थी? देखिए, विराट कोहली को ये बात सही नहीं है कि विराट कोहली को ऐसा नहीं लगता था। विराट कोहली ने टीम का जो रवैया था या टीम का जो थिंकिंग थी उसको व्यक्त किया उन्होंने। और जब मैंने विराट कोहली को फ़ोन किया, पूछा कि सुना है कि कुछ टीम में, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग रूम में कुछ डिसोनेंस है, तब उन्होंने कहा कि जूनियर मेंबर्स जो हैं थोड़े से इंटिमिडेटेड फील करते हैं। और ये बात मैंने किताब में लिखी है। सचिन तेंदुलकर से जब मेरी मुलाकात लंदन में हुई तब मैंने उनको यही बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात उभर के सामने आई है, और विराट ने मैंने को ये कहा। अनिल कुंबले की राय है कि मेरे को नहीं पता कि ऐसा कोई जूनियर प्लेयर ने कभी मेरे से ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ऐसा ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर हम कुंबले से बात करें या हम विराट कोहली या सीनियर मेंबर्स या जूनियर मेंबर से बात करें, तो हम तो रैंक आउटसाइडर्स हैं, हमको कोई टीम नहीं जानती है, तो हमारी बात को क्यों माने। सो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग उनसे बात करें। देखिए, एक कैबिनेट सेक्रेटरी जूनियर आईएएस ऑफिसर से बात करता है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी की बात सुनेगा, लेकिन कोई बाहरी आदमी वो जूनियर आईएएस ऑफिसर से बात करेगा तो क्यों सुनता है। तो मैं समझता हूँ सचिन तेंदुलकर कैबिनेट सेक्रेटरी है और वो जूनियर आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो ज़रूर वो आईएएस ऑफिसर उनकी बात सुनेगा। इसलिए और वो बात उन्होंने माना कि हाँ, हम लोग बात करके देखेंगे क्या हो सकता है इसके बारे में। पर फिर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बात की और हुआ, उन्होंने अनिल कुंबले को फिर रिकमेंड किया। लेकिन अनिल कुंबले की मैच्योरिटी, अनिल कुंबले का ग्रेस, अनिल कुंबले की डिग्निटी, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी फीलिंग है कि मेरे वजह से ड्रेसिंग रूम में डिसोनेंस है तो मैं खुद रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। और उन्होंने ही पुट आउट अ ट्वीट विच एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। और ये बात उन्होंने CAC को भी नहीं बताई थी, हम लोगों को भी पता चला ट्वीट से। ये एक बात सर बार बार कही गई कि बहुत सारी चीज़ें CAC को
सीओए को बाहर से पता चलती थी। अनिल कुंबले नहीं रहेंगे, बाहर से पता चला। रामचंद्र गुहा इस्तीफा दे रहे हैं, बाहर से पता चला। फुल स्टॉप। हाँ। फुल स्टॉप। जी। उसके बाद से कोई ऐसी बात नहीं थी जो हम लोगों को बाहर से पता चली। हम लोग को बाद में सब अच्छा, इंटरनली फिर सब इंटरनली होता रहा। मतलब बाहर से लोग ओपिनियंस बहुत सारे व्यक्त करते थे, लेकिन बीसीसीआई की वर्किंग के बारे में हम लोग से किसी ने बाहर वाले व्यक्ति ने नहीं बताया, जो कि हम लोग को पता होनी चाहिए थी। ये दो बातें ज़रूर बाहर से आई। व्हाट्सएप पर कौन गुफ्तगू कर रहा था महिला टीम से? आपने बड़ा स्पेसिफिक लिखा है कि देयर वाज सम आउटसाइडर हु वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस। दैट इज़ व्हाट आई वाज आल्सो टोल्ड, बट मैंने ये भी लिखा है कि आई डिबंक्ड दैट हाइपोथेसिस टोटली। ओके। क्योंकि मेरे को बताया गया था कि वो शख्स ने खुद कहा था कि मैं व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करता हूँ या करती हूँ। ये आपकी कंक्लूजन है। आई एम गोइंग बाय द बुक। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। श्रीनिवासन, इंडिया सीमेंट्स, बीसीसीआई, चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब हम लोगों को बड़ा सीधे सीधे सामने, जिसको बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट की जानकारी नहीं, उसको भी दिख रहा था कि ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भी आगे की चीज़ है, जिसको कहते हैं कि सामने की सीनाजोरी, कि उनके दामाद स्पॉट फिक्सिंग में प्राइमा फेसी पकड़े गए, उनके ससुर साहब के रिकमेंडेशन पे कमेटी बनी, क्लीन चिट दे दी गई, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेंक दिया। उसके बाद भी कंटिन्यूटी चल रही थी। आप जब ज्वाइन करने गए तो आपको क्या, मतलब कैसा चल रहा था बीसीसीआई? एक बस बैटन पास हो रहा था, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप लोगों ने छोड़ा, बड़ी उम्मीदें थी देश को। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कूलिंग ऑफ पीरियड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप लोग जब थे तो वेबसाइट पे एक एक डिटेल अपलोड किया जाता था, खर्चे का, हर चीज़ का। लेकिन अभी इस इंटरव्यू से 2 रोज पहले की बात है, आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट फाइल्ड बाय देवेंद्र पांडे इन इंडियन एक्सप्रेस। कुछ परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्रिकेट की बॉडी पर कब्जा किए हुए हैं, तो बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जहाँ तक आपने श्रीनिवासन साहब के बारे में कहा, श्रीनिवासन साहब का कंट्रीब्यूशन क्रिकेट डेवलपमेंट काफ़ी रहा है। तमिलनाडु का क्रिकेट देखिए आप, इंडियन क्रिकेट दिए, तो उनको उनकी रुचि क्रिकेट में रही है और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है क्रिकेट के लिए जी। लेकिन हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आ गया था उनके सामने। लेकिन असलियत में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हम लोगों के लिए नन ऑफ दीज पीपल मैटर्ड। आपने टांगे का घोड़े के बारे में देखा होगा। टांगे घोड़ा फ्लैप्स लगाता है, सामने देखता है, बड़ा रहता है ताकि दोनों तरफ है कि इधर उधर ना देखे। हम लोग टांगे के घोड़े की तरह थे कि फ्लैप्स लगे थे। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, हमारे सामने बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन था। 2 ही चीज़ें, 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करवाओ और बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन रन करो अच्छी तरह। वो ही हमारे जहन में वो बात थी, वो उसी पे हम लोग फोकस थे। तो अब कौन कहाँ क्या कर रहा था उससे हम लोग से कोई वास्ता नहीं था। दूसरी बात आपने कही कि जब हम लोगों ने छोड़ा तो काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि उन फैमिलीज़ का अभी भी कैप्चर है इन एसोसिएशंस पे। देखिए, स्टेट एसोसिएशंस या बीसीसीआई का मॉडल क्या है? एक डेमोक्रेटिक मॉडल है। तो अगर आपकी काबिलियत है कि आप कुछ वोट इकट्ठा कर सकते हैं तो आप इलेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप उस फैमिली के हों या नई फैमिली के हों। तो अब इन फैमिलीज़ की अगर काबिलियत है कि वो वोट इकट्ठा कर लें अपने स्टेट में या कंट्री में, तो वो इलेक्ट हो जाते हैं या उनका नॉमिनी इलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जब तक वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह रन कर रहे हैं तो हम लोग को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ लिविंग फील्ड, क्योंकि मैं 20 साल से वो काम कर रहा हूँ, तो मैं तो दाव पे समझ गया हूँ। अब कैसे वो वोट मेरे को कलेक्ट करना है वो भी समझ गया हूँ मैं। तो इसीलिए जो बाहरी आता है उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी सर?
आरटीआई के अंडर में नहीं है। फिर इस तरह के केसेस आते हैं कि श्रीनिवासन बीसीसीआई के मुखिया के तौर पर जब वो चैंपियंस लीग कैंसिल होती है तो अपनी ही फ्रेंचाइजी को इतना कंपनसेशन, फिर बाद में क्लैरिटी नहीं तो और कंपनसेशन, इस तरह के फ्रॉड कैसे रुकेंगे? तभी तो सुप्रीम कोर्ट आया है इसके अंदर। नहीं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई समय की बहुत सख्त कमी है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है कि वो क्रिकेट देखे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखे क्रिकेट में, या कौन कोच बना है या कौन कप्तान बना है। लेकिन जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, बॉडीज़ में ऐसी रिपोर्ट आती हैं जिससे कि जनता एजिटेट होती है और पीआईएल फाइल करती है, तब तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करेगा ही ना। और उसमें क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। आपने जब चार्ज लिया तो एज यू मेंशन अर्लियर पहला चैलेंज था चैंपियंस ट्रॉफी। बोर्ड के अंदर से जो प्रेशर ग्रुप थे, एग्जिस्टिंग क्लिक था, वो किस तरीके के आर्ग्यूमेंट दे रहा था? क्योंकि भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है। मतलब एक पुश एंड पुल चलता है, प्रेशर बिल्डअप चलता है, पर एक इतने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट से हम नाम वापस ले लेंगे, उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जिसके लिए आपने कोट भी किया, जो बाइकॉट ने बड़ा दिलचस्प टर्म यूज़ किया कि ग्रीड ऑफ बिग थ्री। तो ये आपकी मैं पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया श्रीनिवासन के वक्त में जो रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल पुश कर रहा था, जो बिग थ्री की सुप्रीमेसी को पुश किया जा रहा था, डू यू एग्री विद दैट? या जो बाद में शशांक मनोहर ने स्टैंड लिया, आप उससे सहमत थे? देखिए, आई डू नॉट अग्री विद द बिग थ्री मॉडल एट ऑल। अगर मेरे आप पर्सनल ओपिनियन पूछे तो पर्सनल ओपिनियन है कि बिग थ्री मॉडल तो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, और उस बिग थ्री में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था, वो तो बहुत ही गलत बात थी। और इस बात को सबसे अच्छे तरीके से श्री शरद पवार जी ने व्यक्त किया है, जो मैंने कोट किया है, एजीएम हुआ 2016 की मई में। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ वेरी मेजर क्रिकेटिंग नेशन। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी not to garner resources, capture resources. It is our responsibility to take other cricketing nations along. किसी टाइम हम लोग भी उसी स्टेज पे थे कि हमारे यहाँ क्रिकेट डेवलप हो रहा था, और कुछ लोगों ने हमको सपोर्ट किया, तब हमारा क्रिकेट डेवलप हुआ। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, अपनी टीम की कैपेबिलिटी, अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी की वजह से और क्रिकेट को हम लोग डेवलप करके, और नेशंस के क्रिकेट को हम लोग डेवलप करके आगे लाएं। वो राय मैं 100% उसको सब्सक्राइब करता हूँ। आप शरद पवार का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे जहाँ पे आपने महिला क्रिकेट की बात की है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शरद पवार एंड माधवराव सिंधिया इन द डेवलपमेंट ऑफ विमेन क्रिकेट, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत रिमार्केबल, बहुत ही रिमार्केबल। देखिए, शरद पवार साहब का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि 2006 में महिला क्रिकेट जो थी वो बीसीसीआई के तहत नहीं थी, पार्ट ऑफ बीसीसीआई नहीं थी। 2006 में उसका पोटेंशियल उन्होंने रियलाइज़ किया। उनके पास ये विजन था कि उन्होंने देखा कि इसमें हमको महिला क्रिकेट को हमको डेवलप करना चाहिए, और लेडीज़ में, वो गर्ल्स में वो पोटेंशियल है डेवलप करने की। तब उन्होंने 2006 में इंडियन वुमेन्स टीम को पार्ट ऑफ बीसीसीआई बनाया और उसको आगे फोकस किया। माधवराव सिंधिया जी ने उसके बहुत पहले से विमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, देखिए अब ये स्थिति आ गई है कि क्रिकेटर्स को नौकरी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। उनको बीसीसीआई से या आईपीएल से या एंडोर्समेंट से इतने रिसोर्सेज मिल जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं अच्छी तरह। लेकिन 25 साल पहले हर एक क्रिकेटर को एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी तलाश करना पड़ता था, क्योंकि क्रिकेट में उतना पैसा नहीं था। और माधवराव सिंधिया जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने लेडीज़ को, गर्ल्स को रेलवेज़ में एम्प्लॉयमेंट दिया ऑन स्पोर्ट्स कोटा। रंगास्वामी, शाह, डायनाल्ड जी, आप किसी को अभी भी कम से कम 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो रेलवेज़ में अभी नौकरी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया, एक बहुत बड़ा फोकस था, इम्पीटस दिया उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए, जिससे कि उसके बाद डेवलप होने लगा वुमेन्स क्रिकेट। हम विमेन क्रिकेट और कंपनसेशन की बात कर रहे हैं सर।
एक मीटिंग को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट 2-3 ऐसे प्रसंग हैं जो एक ही जैसे हैं नेचर में। जैसे जब राहुल द्रविड़ को आप लोग एनसीए में लेके आए तो किसी ने ओमबुड्समैन को कंप्लेन की कि साहब ये तो इंडिया सीमेंट के साथ हैं, जबकि आपने बुक में भी स्पष्ट किया है कि ही टुक लीव फ्रॉम दैट असाइनमेंट। वैसे ही दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि डायना उस मीटिंग में है जिसमें ये तय किया गया कि महिला क्रिकेटरों के भत्ते बढ़ाए जाएं, वन टाइम कंपनसेशन और वो सब चीज़ें दी जाएं। आपको लगता है कि ये मीडिया में खबरें लीक करना या प्लांट करना क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है? क्योंकि बिल्कुल आखिरी में आप किताब के उस 70 वाले रिमार्क का, निरंजन शाह के गिफ्ट का, उन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। देखिए, Was it new for you या as a bureaucrat you had dealt with it? We had faced it. कोई ऐसी बात नहीं। आप किसी भी एरिया में देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिए, मैं सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट एजेंसीज की भी बात कर रहा हूँ। किसी का प्रमोशन का टाइम आ रहा है, कोई 2 अनोनिमस उसके खिलाफ कंप्लेंट ठोक देंगे, क्योंकि एक आदमी ऊपर जाता है तो उसको 3 लोग होते हैं नीचे खींचने वाले। मतलब इंसान की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम लोग किसी का बढ़ावा नहीं देख पाते हैं। तो उसीलिए इसमें भी वही बात हुई कि अब इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि डायना डलजी हों या उनकी सिस्टर हों, जो उन्होंने विमेंस क्रिकेट का कंट्रीब्यूशन और उन दिनों किया जबकि वो लोग टीम लेके टूर पे निकल जाते थे, लेकिन ये नहीं पता था होता था रेलवे में रिजर्वेशन होगा कि नहीं। रेलवे रिजर्वेशन तो छोड़ दीजिए, 7 दिन के लिए पैसा है, 8वें दिन के लिए खाना खाने का पैसा है कि नहीं है। ये मतलब उनको दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि करेज उनको था कि हाँ जाके कोई हम लोग को स्पॉन्सर कर लेगा या कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो कि कहेगा ओके आई विल पुट यू अप इन सच एंड सच बोर्डिंग या आई विल पुट यू अप इन सच एंड स्कूल एंड प्रोवाइड यू मील्स ऑल्सो। और जो आपने 2nd क्लास रेलवे कंपार्टमेंट की बात कही, उसके फ्लोर पे सो के ये लड़कियाँ क्रिकेट खेली हैं। तो इनका जो ड्यू बनता है, और बाई चांस वो उस मीटिंग में जब इनकी बात डिस्कस हो रही थी तो इनको मैंने रिक्यूज़ करवाया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटी आप इसमें हिस्सा न लें। एंड शी वॉज वेरी करेक्ट अबाउट इट, शी स्टेप्ड आउट। अब ये बात उठाना कि वो बैठी हुई थी उन्हीं के बारे में डिस्कस हो रहा, ये तो बेकार की बात है। और मैंने शायद वो शब्द इस्तेमाल किया है किताब में कि बाहर बैठे तमाशबीन थे जी, जो कि कुछ नहीं करते, उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, लेकिन वो तमाशबीन है, डिस्टर्ब करेंगे। इस मीटिंग में आपने कहा डायना बाहर बैठी, चीज़ें स्मूथली हो गई, लेकिन एक और मीटिंग थी महिला क्रिकेट से रिलेटेड जिसमें उनको इत्तला नहीं की गई और वो बहुत खफा थी आपसे। हरमनप्रीत कौर को बुलाया गया मोगा से, मिताली राज आई फ्लाइट पकड़ के, गुंटूर में शायद उनका मैच चल रहा था, वहाँ से आई, आप मौजूद थे, डिस्कशन हो रहा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद रमेश पवार एंड अदर फेलोज, उनके बीच का जो आपस में टिफ था, सेमीफाइनल मैच में मिताली राज को बाहर बिठाने को लेके और जो दूसरे इश्यूज थे, और वो दैट आर्ग्यूमेंट कि अगर मेंस टीम में इस चीज़ का ख्याल रखा जा सकता है कि कैप्टन के मुताबिक कोच का सिलेक्शन और पुश एंड पुल, तो विमेंस टीम में नहीं। और डायना आपसे बहुत नाराज़ हुई तब। बहुत नाराज़ थी, और मैं भी समझता हूँ कि उनको नाराज़ रहने का कारण भी था, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। और मैंने किताब में लिखा है कि आई डिड नॉट इन्वाइट हर, मे बी आई डिड राइट, मे बी आई डिड नॉट डू राइट। लेकिन देखिए, व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट यू डिड राइट? आई टेल यू। और उसका कारण क्या था कि हमने नहीं इन लड़कियों को बुलवाया। आपने मीडिया में बहुत कुछ आ गया था कि उस टाइम कैप्टन हरमनप्रीत थी, कैप्टन, कोच और मैनेजर ने डिसाइड किया था कि मिताली नहीं खेलेंगी वो गेम। और मीडिया में ये भी आ गया था कि हरमनप्रीत ने मिताली के खिलाफ ये डिसीजन लिया क्योंकि वो मिताली को पसंद नहीं करते हैं, जो भी कारण हो सकते हैं। हरमनप्रीत, और मैंने लिखा है कि आई एडमायर हर, हरमनप्रीत ने कहा कि देखिए, आई डू नॉट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग विद मिताली दीदी, और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। शी रीच्ड आउट टू यू पीपल? शी रीच्ड आउट टू, मैंने लिखा है, सबा करीम, जो कि जनरल मैनेजर देख रहे थे इन जनरल विमेंस क्रिकेट, देन दे हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड शी रीच्ड आउट टू हिम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बात करिए। उन्होंने शायद कहा होगा, मेरा नाम लिया होगा, नहीं लिया होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहा। तो अब
ये बात ये उठी कि अब फिर कौन कौन ये आपस में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मिताली से बात करूँगी, राय सर सामने बैठे। और उस टाइम मैंने इसलिए डायना को इतला नहीं दी, उनको इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोवर्सी मीडिया में आ चुका था जब उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत डिड द राइट थिंग, मिताली को बाहर बैठना था। और मैंने बुक में कोट भी किया है। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर उनको मैं इनवाइट करता हूँ तो ये लड़कियाँ आपस में तो क्या बात करेंगी, एक तीसरा आउटसाइडर आ जाएगा तो मतलब इनकी आपसी बातचीत नहीं होगी, तीसरा आउटसाइडर की व्यूज़ या उनके खिलाफ या उनके फॉर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगी। और इन दोनों लड़कियों ने कभी ये राय व्यक्त नहीं की कि डायना मैडम को भी बुलाया जाए। और ऑन देयर ओन मैंने कहा है कि हरमनप्रीत मोगा में थी, 8 घंटे ड्राइव करके वहाँ से आई, और मिताली गुंटूर में शायद कोई लीग मैच खेल रही थी, फ्लाइट पकड़ के संडे के दिन आई। 4 घंटे हम लोग साथ बैठे, बहुत कुछ गपशप हुआ और बहुत बातें डिस्कस की गई, कुछ उनके बारे में मैंने लिखा है। लेकिन एक बात मैंने बड़ी क्लियर लिखा है और मैंने डायना की ईमेल में भी उनको बताया था कि योर नेम डिड नॉट कम अप इन द डिस्कशन। उन्होंने कहा कि मिताली हैज़ ब्लेम मी, आई शुड हैव क्लैरिफाइड माई पोजिशन। उन्होंने ईमेल में लिखा है, जो मैंने किताब में डाला है। मैंने कहा इट वाज नॉट अबाउट यू, इन दोनों लड़कियों के आपसी बातचीत के बारे में थी, एंड योर नेम डिड नॉट कम अप। मिताली को ये पसंद नहीं आया कि बेंच पे बिठाया गया है, वो तो ठीक है, जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया, देखिए, और जिस तरह से कन्वे किया गया। देखिए, मिताली इज़ अ चैम्पियन एथलीट, चैम्पियन क्रिकेटर। मिताली 22 साल से इंडियन विमेंस क्रिकेट को अपने कंधे पर उठाए खेल रही हैं। शायद उनका फर्स्ट डेब्यू ईयर 2000 में हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2000 रहा होगा या 99 रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा। तब से खेल रही हैं क्रिकेट, और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ही काफ़ी रहा है। तो एक सीनियर प्लेयर होने के नाते हमें कर्टसी डिमांड्स और कुछ नहीं। वो मान लीजिए आउट ऑफ फॉर्म थी, मान लीजिए उनका रन रेट स्लो था, मान लीजिए उनका स्ट्राइक रेट कम था, जो कि नॉर्मली वॉच करते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, उनको कह दिया जाता कि मिताली पिछले गेम में जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसी को। आई एम पॉजिटिव, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि मिताली खुद कहती कि ओके, व्हाई डोंट यू प्ले द विनिंग कॉम्बिनेशन, मैं बाहर बैठूंगी, या इंडिया वो मैच जीत जाती तो ये सब बात ये बात ही नहीं होती, ये बात ही नहीं होती। और यही बात शाहजहां ने कहा भी कि अगर इंडिया की जीत गया होता वो मैच तो ये बात होती ही नहीं, चांस की बात है। पर रमेश पवार कोच को लेके क्या रिफ्ट था? देखिए, कोच के स्मृति मंदाना एंड हरमनप्रीत कौर चाहती थी कि वो कोच रहें। हाँ, देखिए, और फुल सर्कल आपने लिखा भी, फाइनली फुल सर्कल हुआ, हो गया उसी में हो गया जी। और शायद अच्छा, एनीवे, उसमें देखिए होता क्या है कि टीम में XYZ किसी को पसंद करते हैं, ABC किसी और को पसंद करते हैं, ग्रुप्स बन ही जाते हैं। हर एक इंसान की विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, भाई सौरव गांगुली एंड ग्रेग चैपल कहिए, नहीं वो तो उलट था ना, किसी बात का भी। जॉन राइट के साथ अच्छा था, ग्रेग के साथ, दैट्स व्हाई ही रोट वेलकम इन द ग्रुप, वेलकम इन द ग्रुप। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तो अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि मतलब आपसी, चाहे उसको मतभेद कहिए या सेम पेज कहिए, कुछ लोगों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और कुछ लोगों से शायद नहीं हो पाती है। तो यही बात रही होगी और कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी सिनर्जी होनी चाहिए। मैंने कम से कम नहीं रियलाइज़ किया था, आपको पता नहीं इस बात का वो मतलब सिग्निफिकेंस समझ आया हो कि नहीं। ये प्लेयर्स जब खेलते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और मैंने इनको देखा है, जब सुबह ये खेलने किसी मैच में खेलने निकल रहे हैं और खुदा न खास वो मैच इंडिया पाकिस्तान का हो, तब तो टेंशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। टेंशन तो एकदम टेंशन में होते हैं और फोकस्ड होते हैं, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म, नो टू वेज अबाउट इट। उनको तो ऐसे मतलब हाई स्ट्रंग प्लेयर्स या हाई स्ट्रंग एटमॉस्फेयर में आपसी मतभेद हो या जिसको डिसोनेंस कहते हैं ड्रेसिंग रूम हो, तो वो थोड़ा टीम सिनर्जी को डिस्टर्ब करता है।
ऐसा आप सिनर्जी, अंडरस्टैंडिंग और मतभेद की बात कर रहे हैं और मुझे निरंजन शाह याद आ रहे हैं, एनसीए के मुखिया। काफ़ी मतभेद थे आपके और उनके बीच। देखिए, मैंने ये बात, निरंजन शाह को मैं एडमायर करता हूँ एक्चुअली। निरंजन शाह निहायत शरीफ इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्ट दिया उन्होंने मेरे को, बहुत सी मेरे से एडवाइस भी ली और उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। लेकिन हमारी उसमें राय भी नहीं थी, हमको कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप 70 के हो चुके हो, अब आपका टाइम आ गया बाहर बैठने का, तो हमारी तो दो राय हो ही नहीं सकती। और निरंजन शाह की अवस्था वही थी, वो 70 क्रॉस कर चुके थे, तो अब हमको उन्हें बाहर बैठाना ही था, कोई दो राय हो नहीं सकती इस बात पे। और इसीलिए आपके 70 होने पे वो खबर चली, उन्होंने खबर चलाई, बहुत सही किया उन्होंने भी, क्योंकि उससे मेरे को भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई। उन्होंने खबर चलाई कि अब तो विनोद राय भी 70 के हो गए, तो जो चीज़ ये अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उसका पालन खुद करें। बहुत सही बात। Then you got in touch with गोपाल सुब्रमण्यम। मैंने चेक किया कि भाई क्या होना चाहिए। तब जो बात मैंने किताब में नहीं लिखी है, उन्होंने कहा तुमको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तुम इलेक्शन नहीं सीख कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है और सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो तुमको 85 तक वहाँ बैठाएगा, तो 70 की तुम चिंता मत करो। आपके और निरंजन शाह के प्यार और अदावत का जिक्र चल पड़ा है, तो मुझे इसमें हर चैप्टर की अपनी एक खूबी है। जब आप आईपीएल के बारे में लिखते हैं और मिहिर की किताब के हवाले से जिक्र करते हैं उस प्रेजेंटेशन का, जिसमें ललित मोदी अपना विज़न दे रहे हैं कि आईपीएल हैज़ टू कम्पीट विथ सोप ओपेरा इंडियन मिडिल क्लास के ड्राइंग रूम में, तो आपको समझ में आता है कि वो विज़न क्या है। एंड आई विल से आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड लिया है, रादर देन टेकिंग अ होलियर देन दाउ स्टैंड की जो कई लोग बुश मीटिंग करते हैं, नहीं साहब आईपीएल ने तो क्रिकेट को ख़राब कर दिया वगैरह वगैरह। तो वो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे एक क्रिकेट के स्टूडेंट के तौर पे, जब व्हेन यू टॉक अबाउट एनसीए, और मैं आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि अच्छा जब ये 22 साल पहले बना, पहली गेंद वेंकट राघवन ने फेंकी, पॉली उमरीगर ने, आप अभी जिक्र कर रहे थोड़ी देर पहले, कवर में शॉट खेला, पर जिस विज़न के साथ एनसीए शुरू हुआ था, क्या उसने उस विज़न को हासिल किया है? क्योंकि ज़मीन को लेकर ही आपके और निरंजन शाह के बीच जिस तरह पब्लिकली तू मैं हुई, ब्लेम गेम चला। नहीं, देखिए ब्लेम गेम नहीं चला। हुआ क्या, जब हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया उसके बाद निरंजन शाह साहब ने कलकत्ता में एक स्टेटमेंट दिया कि हमने तो ज़मीन ले भी ली थी और सीओए ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। ज़मीन उन्होंने नहीं ली थी, ज़मीन हमारे टाइम में ली गई, उनके टाइम में ऑफ़र हुई थी लेकिन उन्होंने टेक ओवर नहीं किया। ज़मीन क्यों नहीं टेक ओवर हुआ उसका रीज़न मैं नहीं जानता, लेकिन ऑफ़र हुई थी ज़मीन उस टाइम। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक मैं कमी महसूस करता हूँ इसकी, मेरे टाइम होना चाहिए था कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ अमंग द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। इसमें तो कोई आपको मतभेद हो ही नहीं सकता। तो इंडियन क्रिकेट टीम अगर बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है तो डोंट दे डिज़र्व द बेस्ट क्रिकेट एकेडमी? जो ऑस्ट्रेलियन एकेडमी है या इंग्लिश एकेडमी है वो इससे अच्छी क्यों हो? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वी आर अमंग द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों ने क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया? हम लोग कर्नाटका स्टेडियम, कर्नाटका क्रिकेट स्टेडियम के एक पार्ट में, चिन्नास्वामी स्टेडियम एक पार्ट में हमारी एकेडमी चलती है और उस पार्ट 22 साल से चल रही है वहाँ पे। ये क्यों हुआ? महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम तक नहीं है, which डायना पॉइंटेड आउट, और एक मिनट ऑफ मीटिंग में भी फिर आया, वो मिनट मीटिंग में, और नीरू भाटिया ने द वीक मैगजीन में लिखा भी इस बात को कि आई मीन लेडीज क्लोक रूम ना हो एक क्रिकेट एकेडमी, दैट्स वेरी अनफेयर। ट्रू। तो उसीलिए वो एक कमी इंडियन क्रिकेट में बहुत सख्त है और उसको मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब BVS लक्ष्मण ने टेक ओवर किया है और राहुल द्रविड़ तो खैर अब की टीम के कोच हो गए हैं, ये लोग उसकी
पूर्ति करेंगे। और ये काम मैंने सौंपा था डायना को और राम गुहा साहब को। वो बेंगलोर में रहते हैं। इंस्पेक्शन करना ज़मीन मैंने का कहा जो- जाके ज़मीन को आप लोग देख के आइए और एंड लेट अस क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी। लेकिन बाद में और चीज़ें आ गई बीच में, और मैंने सोचा कि देखिए हम लोग तो इलेक्टेड बॉडी है नहीं, इसमें पैसे बहुत लगेंगे। अब हम आने वाली जनरेशन के लिए पैसे खर्च करना क्यों शुरू करें? लेट द इलेक्टेड बॉडी कम एंड लेट देम चूज। उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था हम लोगों ने। आप ज़मीन एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ से ड्रिफ्ट होती है बातचीत। निरंजन शाह कोलकाता में कुछ बोलते हैं, वॉशरूम नहीं है लेडीज़ के लिए। एंड आई वॉज वंडरिंग कि क्या कमाल का शानदार करियर है एक केरला काडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर, फिर कैग के तौर पे, और तब जब उस कैग की टिप्पणी से देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आता है। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, आई रिमेंबर इंडियन एक्सप्रेस की वो हेडलाइन। उसके बाद ये मंदिर और मंदिर की संपत्ति, मेडिकल काउंसिल, ये भी एक बड़ा रिमार्केबल रिफॉर्म था जो होना था, और अब ये क्रिकेट। और इन सब के बीच विनोद राय को एक फ़ोन कॉल आती है एक शराबी की, आईपीएल मैच में एंथम क्यों नहीं बजाते। आप शराबी तो ना कहिए उनको, मैं जानता नहीं वो शख्स है कौन, लेकिन देखिए ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस। ये अंग्रेजी में ज़्यादा बेहतर तरीका है कहने का, इफ़ आई गो बाय द बुक टेक्स्ट। मैंने कहा था कि प्रॉब्ली हैड टेकन वन टू मैनी, ये मैंने लिखा। देखिए लेकिन यही बात साबित करती है कि हम लोग एक क्रिकेट लविंग पॉपुलेशन है ना। क्या कह रहे थे वो साहिबान आपसे? वो साहिबान केवल इतना कह रहे थे कि अरे आर यू नॉट अ पेट्रियट, आर यू नॉट अ नेशनलिस्ट। तो मैंने किस बात में, आपको क्यों डाउट हो गया इस बात पे कि आई एम नॉट अ पेट्रियट? कॉल्ड ऑन योर लैंडलाइन, 197 रिंग करिए और पूछिए विनोद राय का नंबर, तो बता देंगे वो तो 197 विनोद राय का या सौरभ का मोबाइल नंबर तो नहीं बता सकता। तो उन्होंने लैंडलाइन में फ़ोन किया, फ़ोन मैंने उठाया, तो उन्होंने पूछा ये सो एंड सो स्पीकिंग। मैंने कहा जी बताइए। तब उन्होंने मेरे से मेरे पेट्रियाटिज़म पे डाउट कास्ट करना शुरू किया। तो मैंने कहा देखिए साहब, नेशनल एंथम इसमें नहीं होता है क्योंकि ये तो क्लब मैचेस हैं, आईपीएल मैच। आईपीएल मैचेस, एक फ्रेंचाइज एक क्लब दूसरे क्लब से खेल रहा है, तो इसमें नेशन कहाँ आया? तो तब उनको बात ये समझ में आई और उन्होंने इसको कहा भी, यस यू हैव अ पॉइंट करके उन्होंने फिर मेरे को ब्लेस किया और फ़ोन रख दिया। पर नेशन का जिक्र आया जब भारत और पाकिस्तान का मैच होना था जून 2019, पोस्ट पुलवामा अटैक, पोस्ट एयर स्ट्राइक। किस तरह का प्रेशर था आप लोगों के ऊपर? प्रेशर बहुत ज़बरदस्त था और प्रेशर वैसा होना भी चाहिए था, क्योंकि देश में जो देश की साइकी, आप समझिए देश की साइकी में एक मतलब एक चोट आई थी, बड़ी ज़बरदस्त चोट आई थी। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे से लड़ती हैं, आर्मीज़ एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन पीस टाइम में एक कॉन्वॉय जा रहा है और उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो इसको बहुत ही मतलब डेस्टर्डली अटैक ही कहा जाएगा ना, कि बहुत ही नीच काम है ये, और ऐसा काम हुआ था। तो देश में सेंटिमेंट्स, इमोशंस वर वेरी हाई। लेकिन अब उसको आप दूसरी तरफ से देखिए कि जब कारगिल का वॉर चल रही थी तो इंडिया पे पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। यस। और दूसरी बात ये, सब लोग हम लोग से कह रहे थे, सब लोग कहने का मतलब जो लोग चाहते थे कि थोड़ा सा उथल पुथल हो, कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मैं मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग उनकी बात मान ली जाए, और आप कहें कि भाई इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अब पाकिस्तान तो विड्रॉ नहीं करेगा, वो तो खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, वॉक ओवर में 2 पॉइंट मिल जाएंगे उनको। वॉक ओवर में 2 पॉइंट की बात ही नहीं थी सौरभ जी, 2 पॉइंट हम देने के लिए तैयार थे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में आप पाकिस्तान के खिलाफ आ गए, आपने वॉक ओवर दिया तो आप तो बाहर हो गए टीम से, कंपटीशन से। और ये बात, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी टीम है, आपके मुकाबले की टीम है, हम लोग उनको शिकस्त देते आए हैं, बात दूसरी है। लेकिन हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान तो ये तो प्रेफर करेगा कि इंडिया हमारे आप अगेंस्ट आए जिसमें हमको वॉक ओवर मिले। तो उसका मतलब, उसीलिए मैंने कहा वी आर शूटिंग आवरसेल्व्स इन द फुट। हम अपनी टीम को ही कह रहे हैं भाई तुम मत खोल, वो तुमको हम अपॉर्चुनिटी डिनाई कर रहे हैं खेलने के लिए। ये तो बात सही थी नहीं थी ना। एंड
फरवरी की बात थी जब ड्रॉज निकले थे कि 16 जून को हम लोगों को खेलना था पाकिस्तान के खिलाफ, तब तक तो सेंटिमेंट इसने हो गए। 16 जून आया, सॉरी 16 नहीं, शायद 6 जून था। 6 जून आया तो लोग इस बात को भूल गए थे। इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ, इंडिया ने बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया वार्म अप गेम में, और किसी ने चू नहीं किया उस बात को। हम लोग बार बार प्लेयर्स की, टीम्स की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे एक प्रसंग मैंने बहुत अलग से मार्क कर रखा है, क्योंकि जैसे ही बीसीसीआई का जिक्र आता है और जो ये पूरा जो इतना वितंडा मचा, उसमें सबसे अहम चीज़ थी पैसा, कि रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो आपने अपनी किताब के समर्पण में भी लिखा है और मैं पढ़ना भी चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। Dedicated to the 11 athletes who toil hard on the cricket pitch to provide entertainment to the masses around the globe and thus generate plentiful resources for administrators to rule the roost over those very athletes. इन्हीं में से दो एथलीट्स का आपने जिक्र किया है, धोनी एंड विराट कोहली। जब ग्रेडिंग सिस्टम की बात होती है और एक बड़ी ज़रूरी बात वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए सौरभ जी, बीसीसीआई को आपने भी यही बात कही कि इज़ अमंग द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। वाई हैज़ इट बिकम रिच? Not because the administrators could get funds from ADB या World Bank या IMF. They have become rich. क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और उनको देखने के लिए, क्रिकेट उनका खेल देखने के लिए हम और आप ही नहीं जुटते हैं, सारी दुनिया इकट्ठा होती है, मीडिया आता है, एंडोर्समेंट्स होते हैं, क्रिकेट वो गेट कलेक्शन होता है स्टेडियम में। वाई? बिकॉज द क्रिकेटर्स आर एक्सेलेंट। अब जब पाकिस्तान का गेम होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इट्स बैंकरप्ट, तो क्यों नहीं उस रिचेस्ट बॉडी हुई? क्योंकि उनके क्रिकेटर्स उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं, हालांकि अच्छे हैं लेकिन उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो इसलिए ये मेरा मानना ये है कि बीसीसीआई का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिकेट लविंग पॉपुलेशन एंड क्रिकेट प्लेइंग टीम जो है, इन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इसको एकदम अनडाइल्यूटेड तरीके से दिखाया। और दूसरे वो है कि द क्रिकेटर्स हैव टू बी द प्राइमरी फोकस ऑफ द बीसीसीआई। मतलब क्रिकेटर्स में जब मैं कहता हूँ तो मेरा कंपनसेशन पैकेज से नहीं है जी। उनकी देखरेख, उनका ट्रैवल, उनका यूनिफॉर्म, उनका इक्विपमेंट, उनको हर लॉजिस्टिक्स की वो फैसिलिटी दी जाए जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, वो अपने क्रिकेट पे ही फोकस्ड रहें। वो ये ना सोचे कि मैं जाके लंदन के होटल में रहूँगा तो मेरा जिम कहाँ से आएगा, मेरा मन पसंदीदा बालकनी क्यों नहीं है मेरे कमरे में बालकनी क्यों नहीं, और मेरे कमरे में केले क्यों रखे गए हैं, मैं तो ऑरेंजेस पसंद करता हूँ, संतरे पसंद करता हूँ। ये सब टीम मैनेजर का काम है, बीसीसीआई का काम है। बीसीसीआई का काम है उनके लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात कंपनसेशन पैकेज की बात है। देखिए ये एक बड़ी गलतफहमी हिंदुस्तान में हो गई है कि हम लोग समझते हैं कि क्रिकेटर्स गेट करोड्स और मिलियंस ऑफ रुपीस, सब क्रिकेटर्स। आईपीएल से इसको आप मत कनेक्ट करिए। हो सकता है कि MS धोनी हो या विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो या पांड्या हो, इनको एंडोर्समेंट्स मिलते हैं और ये लोग काफ़ी कमाते हैं। लेकिन आप तेवतिया को देखिए, शेफाली वर्मा को देखिए, या इस कैटेगरी बी जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखिए, वो क्या कमाते हैं। वो तो वही कमाते हैं ना जो बीसीसीआई उनको देता है, मैच फीस वगैरह, मैच फीस देता है या रिटेनर पैकेज, जो पैकेज देता है। उनको तो एंडोर्समेंट नहीं मिलते हैं, उनको तो आईपीएल में बड़े बड़े पैकेजेस नहीं मिलते हैं। और यही बात धोनी और कोहली ने हमारे सामने रखी। उनको मैं फुल मार्क्स देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे इनकम लेवल पर ना जाइए, लुक एट अदर्स इन द टीम जो कि आईपीएल में सेलेक्ट। चेतेश्वर पुजारा, वन ऑफ आवर बेस्ट बैट्समैन, उनको आईपीएल में सिलेक्शन का नहीं होता है, वो टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट हैं। तो अब पुजारा को आईपीएल के पीछे दौड़ा जाए या इंग्लिश काउंटी के पीछे दौड़े कमाने के लिए, तो सही नहीं है ना।
तो ये रिटेनरशिप पे रहने चाहिए ऑफ द बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई की इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, नॉट फॉर आईपीएल टीम्स। तो उस टाइम हम लोगों ने कहा कि वी शुड बी प्लेयर सेंट्रिक, वी शुड बी फोकस्ड ऑन cricketers, and cricketers should be compensated much better than they are being compensated. एक किताब में जिक्र आता है क्रिकेटर्स की कंपनसेशन की बात हो रही है। जब क्रिकेटर्स वर ड्यूप्ड, उन्होंने पैसा दिया, उनको फर्जी सिलेक्शन लेटर पकड़ा दिए गए। रणजी सिलेक्शन घोटाला, अगर ऐसे सुर्खी लगती तो ऐसे बनती। देखिए घोटाला करने वाले तो मैंने कहा तमाशबीन भी होते हैं और बाहर बैठने वाले भी होते हैं, मौका देखते रहते हैं कि कब हमको घोटाला करने का अवसर मिल जाए। तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में टीम्स नई बनी हैं और नई टीम्स हैं आपके प्रयास से, हमारे प्रयास से। एक सब फुल क्रेडिट गोज टू सीओए। देखिए उत्तराखंड जैसा राज्य 20 बरस हो गए बने हुए, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं, चंडीगढ़ जैसी यूटी को नहीं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नहीं। देखिए जबकि उत्तराखंड 2018 में हमने उनको बीसीसीआई की मेंबरशिप दिया, 18 साल से उनको नहीं, कोई वजह नहीं हो सकती है कि उनको मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई। पौंडीचेरी की टीम, पुदुचेरी की टीम इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। चंडीगढ़ के सब मैचेस वहाँ होते हैं, क्या वो जगह है, मोहाली में होते हैं, मोहाली स्टेडियम में होते हैं, और चंडीगढ़ की टीम नहीं खेल रही है और सब प्लेयर्स चंडीगढ़ में रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको मौका दिया, और मौका देने पर ये बात ज़रूर आगे सामने आई कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की टीम को आप खिला रहे हैं, लेकिन रणजी में जो लीग्स बनेंगे बहुत पुअर क्वालिटी होगी इनकी। तो हमने उनका ठीक है, पहले 3 साल इनको हर एक टीम में 3 गेस्ट प्लेयर्स हम लोग अलाउ करेंगे, जो कि मान लीजिए यूपी में सबको मौका नहीं मिला, पंजाब में सबको मौका नहीं, सब क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिला पंजाब टीम में आने या यूपी टीम में आने, तो उनमें से 3 these are big states population wise, हाँ, population wise, and they are good cricketers in the states. और वैसा भी नहीं है कि जैसे गुजरात और वडोदरा की टीम है या सौराष्ट्र और मुंबई और महाराष्ट्र की टीम है तो उन्होंने तो अकोमोडेट कर लिया, पर यूपी की तो एक ही टीम है और सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे बड़ा स्टेट, और कहाँ मौका मिला। और जबकि यूपी में भी क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 गेस्ट क्रिकेटर्स आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब वो ये घोटाला करने वालों को मौका मिल गया जी, उन्होंने जाके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार कर लिए, फर्जी लेटर्स दे दिए, पैसे इकट्ठा कर लिए। जब ये बेचारे क्रिकेटर्स वहाँ पहुँचे तब इनको पता चला कि देखिए हम टीम में हैं ही नहीं, हमारा नाम कहीं नहीं आता। देखिए इंसान की नीयत। पर आपको लगता है कि सिलेक्शन में और भी करप्शन होते हैं किसी तरह के? सौरभ जी, मैं करप्शन तो नहीं कहूँगा, फेवरेटिज्म हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। और क्यों होता है? देखिए आप बिहार स्टेट के स्पोर्ट्स बॉडी के आप चेयरमैन हैं जी, बड़ा स्टेट है, बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं बिहार में जी। सबा करीम भी बिहार से में खेला करते थे, इसलिए मैंने बिहार का एग्जांपल लिया जी। खिला सकते हैं आप केवल 11 खिलाड़ियों को जी। और आपका सबसे क्लोज फ्रेंड विनोद राय के कहता है कि सौरभ जी मेरा बेटा देखो 4 साल से बाहर बैठा है क्योंकि आपके जैसे लोग प्रेसिडेंट नहीं थे और लोगों ने उसको बारी नहीं दी, हालांकि वो ही इज़ द बेस्ट क्रिकेटर। अब आपका मन थोड़ा सा पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड विनोद राय है, उसी का बेटा है और लास्ट 4 ईयर्स से वो 16वां खिलाड़ी है, तो आप सोचेंगे अच्छा चलो हम मौका दे देते हैं। तो इसमें करप्शन का स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप है फेवरेटिज्म का, जिसको लोग नेपोटिज्म भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप फेवर दिखा देते हैं। उसका स्कोप बहुत कुछ है सिलेक्शन में, स्टेट सिलेक्शंस में, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स हैं, टीम एक ही खेल रही है, और लेकिन इसमें आईपीएल की जब एंट्री हुई है तब उससे मौका मिला है। देखिए आईपीएल में 10 टीमें हैं, हर टीम के पास 25 प्लेयर रख सकते हैं वो अपनी रिटेनरशिप में, तो मतलब 250 प्लेयर्स को मौका मिल गया है खेलने के लिए, खेलने का, लाइमलाइट में आने का, कुछ कमाने का। हाँ, प्रवीण तांबे का एग्जाम्पल हमारे सामने अभी फिल्म भी आई है कि वो पहले आईपीएल में सिलेक्ट हुए और उसके बाद उनको फाइनली रणजी का कॉल आया 42 की उम्र में इन मुंबई।
वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, बहुत सारे उदाहरण। नटराजन, ये सब आईपीएल के देन है। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एक बताया, उसके लिए मैं इनको रूकीज कहता हूँ। द रूकीज वन दैट गेम फॉर अस, दीज रूकीज, क्योंकि इनको वो हंगर था जीतने का और इनकी काबिलियत थी। और द फाइनेस्ट मोमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, डिफाइनिंग मोमेंट जी एकदम। और देखिए उसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइम हैज़ कम व्हेन अ विनोद राय और अ सौरभ शुड मूव आउट एंड गिव अ चांस टू दीज पीपल टू कम, बिकॉज दे हैव दैट हंगर। हो सकता है कि हम लोग में वो हंगर अब थोड़ी सी धीमी पड़ रही हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग लगातार क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जब इनकी एसोसिएशन बनने की बात आई तो जो इनिशियल नाम थे वो बैकआउट क्यों कर गए ज़्यादातर? कौन सी एसोसिएशन? क्रिकेटर्स की। हाँ, क्रिकेटर्स का। देखिए एज पर द डायरेक्टिव ऑफ माननीय सुप्रीम कोर्ट। ये मेरे को अभी तक बात नहीं समझ में नहीं आई है कि हर कंट्री में तो क्रिकेटर्स या एक्स क्रिकेटर्स का एसोसिएशन है, इंडिया में क्यों नहीं हुआ? फिर मैंने कहीं पे पढ़ा, पता नहीं कि किसी की राय नहीं थी, कोई राय उभर के आई कि ये एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। अरे हम काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, 20-20 साल से हम BCCI चला रहे हैं या स्टेट एसोसिएशन चला रहे हैं, कुछ लोग 40 साल से चला रहे हैं। तो ऐसा कौन शख्स आ सकता है जो हमारे ऊपर प्रेशर ग्रुप बन के आए? और ख़ासकर फॉर्मर क्रिकेटर्स। लोढ़ा कमेटी ने ये बात सामने रखी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रन बाय फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्योंकि दे नो वेयर द शू पिंचेस। उनको पता है कि अगर देखिए संतरे के मैं तलाश कर रहा हूँ, मेरे को केला फ्रूट दे दिया गया जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो आई विल नॉट परफॉर्म। मैंने लेडीज़ क्रिकेटर्स, गर्ल्स क्रिकेटर्स के बारे में लिखा है कि उनको जब उस दिन का मैच था, जब हरमनप्रीत सिंह 171 या 175 स्कोर किया, तो दे हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, समोसे खा के आई थी लड़कियाँ। फॉर सम रीज़न इनको ब्रेकफास्ट ठीक नहीं मिला और शी केप्ट सेइंग कि मेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो वो बेचारी दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन सिक्सेस मार रही थी खड़े खड़े। तो दैट इज़ द ब्रिलियंस और द एक्सेलेंस ऑफ दीज क्रिकेटर्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस। बीइंग अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें मुश्किल होती हैं। पहले आसान की बात कर लेते हैं। हमने 2 जनरल इलेक्शंस में देखा, IPL सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है BCCI के लिए, उसको बाहर ले जाना पड़ा 2009 में भी और 2014 में भी इनिशियल फेज़ के लिए। 2019 में ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उस समय क्रिकेट को एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट संचालित कर रहे थे, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात की, बीच का रास्ता निकाला। इट हेल्प्स इफ़ यू आर अवेयर विद द वेल ऑयल्ड मशीनरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इफ़ यू कैन टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन योर थिंग। इज दैट द केस? नॉट ओनली दैट, देखिए एक तो आप में चाह होनी चाहिए कि हमको IPL हिंदुस्तान में ही कराना है। क्यों आप ले गए इसको बाहर? दैट वाज द इजी रूट आउट, इजी सोल्यूशन कि हम बाहर ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर ले जाने से आपने क्या किया? हिंदुस्तानी पॉपुलेशन को आपने क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्पेक्टिकल होता है वो आपने डिनाई किया। रेवेन्यू कितना लॉस हुआ, जो मैंने उसमें एग्जांपल दिया है कि साउथ अफ्रीका के होटल्स को कितनी कमाई हुई, होटल्स एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स कितनी कमाई हुई। आप वो रिसोर्सेज जो BCCI को आने थे वो रिसोर्सेज कहीं और जा रहे हैं। बट माई फोकस कंटिन्यूज टू बी इंडियन पॉपुलेशन जो क्रिकेट देखना चाहती थी। शाम को सब लोग क्यों IPL क्यों शाम को खेला जाता है? क्यों हमारे आप के पास शाम को समय होता है जाके देखने के लिए या TV के सामने बैठने के लिए। दिन में शायद हम और आप दफ्तर में रहते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हिंदुस्तान में ही करना चाहिए। और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया तो एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव। होम सेक्रेटरी ने सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने सपोर्ट किया, और मैंने कहा क्रिकेट के सबसे बड़े जो हमारे गवर्नमेंट में सपोर्टर थे, अरुण जेटली साहब ने कहा कि यस, इफ़ यू वांट टू कंडक्ट इट विद इन द कंट्री, हम आपको सपोर्ट देंगे। और उन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात रखी जबकि कोई आइडिया नहीं था कि इलेक्शन के डेट क्या होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी टीम, हमारी टीम एक साथ बैठ के बनाएगी सो दैट योर गेम्स डू नॉट कन्फ्लिक्ट विद द इलेक्शन। बात सही है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि इलेक्शन once in 5 years comes and it should have no other diversion। तो उन्होंने कहा कि हमारे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी सिटी में इलेक्शन होने वाला है, उसके 2 दिन पहले और 3 दिन बाद आप
गेम नहीं कराएंगे। बड़ा इजीली मैनेज हो गया और सारे गेम 46 गेम्स जो खेले जाते हैं सब गेम्स हुए, इंडिया में हुए। नाउ द डिफ़िकल्ट पार्ट इफ़ एट ऑल, आपको लगा कि चूँकि आप पे जो पहले से क्रिकेट चला रहे थे लोग, वो किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन, और एज दे से बिकॉज ऑफ योर खड़ूस एटीट्यूड कि बिल्कुल नहीं झुकेंगे और किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, क्लीन करके जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स मैंडेट की चीज़ें आपको बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। बिकॉज आई वॉज अपॉल्ड व्हाइल आई वॉज रीडिंग कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और वो कह रहे हैं नहीं साहब ये नहीं मानेंगे, हमारी जनरल मीटिंग में तो कुछ और ही डिस्कस हुआ है। देखिए, नेचर आप खड़ूस कहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उन लोगों की टिप्पणी है, आई एम नोबडी टू कमेंट। नहीं तो वो लोग अगर खड़ूस कहें, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास कोई तौर तरीका और कोई था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया था, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना ही था। और मेरे को खाली अफसोस इस बात का होता है कि वो मैंडेट इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को 33 महीने लग गए, जबकि 6 महीने 8 महीने में उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था। हालांकि तो ठीक है, हम लोगों ने उनको ढील दिया, उनके बहुत सारी बातें, कुछ रीजनेबल बातें थी उसमें, कोई जैसे वो लेगेसी वडोदरा की, सौराष्ट्र की, कि आप उसको एक वोटर के तौर पे रखें, मेंबर के तौर पे रखें, पूरे स्टेट में मर्ज ना करें। दैट्स अ वेरी जेन्युइन आर्गुमेंट। आपने भी उस बात को देखिए, चाहे बड़ौदा हो या मुंबई हो, 50% ऑफ रणजी प्लेड उन्होंने जीता है। अब आप कह दें कि भाई आपका वोट 1/3 हो गया, तो बात मतलब जम नहीं पाती है। किसी को भी फीलिंग हो गया कि हाँ यू आर बीइंग अनफेयर टू दोज एसोसिएशंस। और दूसरे प्रैक्टिकल इशू था, 5 सेलेक्टर्स नहीं होंगे, 3 ही होंगे। देखिए बीसीसीआई उन दिनों, अब तो शायद ज़्यादा होगा, 2800 गेम कंडक्ट करता है हर साल। अब ये 3 सेलेक्टर्स कहाँ पहुँचेंगे? 5 सेलेक्टर्स से कुछ और थोड़ा एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाती है। तो उसी लिए हम लोगों के लिए प्रेशर का कोई मायने ही नहीं था। हमको प्रेशर खाली एक बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया था, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फोकस हमारा केवल उसी तरफ था और वही हमने किया। जिसने नहीं हमारी बात मानी, बाहर बैठो, हमको कोई एतराज़ नहीं, ये तो आपकी चॉइस है, आप बाहर बैठना चाहते हो। तो जो 22 या 23 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई, AGM हुआ, उसमें ऑफ देयर चॉइस दे सैट आउटसाइड, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्या विनोद राय अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जो अचीव करना चाहते थे वो हुआ? कोई रिग्रेट, कोई ख्वाहिश जो रह गई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के उस स्टिंट के दौरान? देखिए, सेटिस्फैक्शन 100% है, क्योंकि दो मैंडेट हमको दिए गए थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना और दूसरे बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन रन करना। क्रिकेट में कोई कमी नहीं हुई। क्रिकेट की रिसोर्सेज, रेवेन्यूज़ हम लोग बढ़ाते गए। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग टोटल ट्रांसपेरेंसी ले आए, अकाउंटेबिलिटी भी हमने इस्टेब्लिश किया, तो उसमें तो टोटल सेटिस्फैक्शन है। हाँ, जो आप ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये विचार व्यक्त किया है कि ख्वाहिश ये थी कि इंडिया ड्यूरिंग आवर टाइम, हम लोग शायद कंप्लीट तो नहीं कर पाते, लेकिन ड्यूरिंग आवर टाइम एक वर्ल्ड क्लास एक एकेडमी का नींव हम लोग को रख देना चाहिए था। वो हम लोग नहीं कर पाए और वही ख्वाहिश एक बाकी रह गई। सर, इसमें 2 सेगमेंट और होते हैं इसमें। एक 3 or 5 books you can recommend, not necessarily related to cricket. So we ask authors for their recommendation. If you can tell 5 books everybody should read as per their. My recommendations would be, first, go back in time, Gulliver's Travels by Jonathan Swift. The way the book, the sentences have been written are remarkably classic. It's a wonderful book. The other book I would recommend is the Difficulty of Being Good by Devdutt Patnaik. It's a remarkable book which brings out Gurcharan Das. Gurcharan Das. I'm sorry. Gurcharan Das. I'm so sorry. And the third book I would like to recommend, which I've just read parts of it, is December in Dhaka by K.S. Nair. That's right. सवाल बहुत से बाकी हैं, लेकिन कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए ताकि आप अपने हिस्से की मेहनत करें। किताब में कई प्रसंग हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि सब कुछ इंटरव्यू में मिल जाएगा तो फिर आप पढ़ेंगे क्या। किताब वाला का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। विनोद जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब वाला में आज की किताब नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, रूपा पब्लिकेशंस ने किताब को छापा है। कीमत 595 रुपये। किताब वाला में एक नए ऑथर, एक
नई किताब के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।